अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हमारा जो लॉज ऑफ मोशन का जो यूनिट है, इसकी आज तीसरी क्लास है। तो पहले दो क्लासेस में मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बताया है कि व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर एक्चुअली यूज्ड इन एनालाइजिंग ए बॉडी, इन मेकिंग ए फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके मुतालिक हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी। आज की जो क्लास है बेटा, इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस या इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। और इसी इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से जो हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं आज थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा और मैं आपको बना के दूंगा बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लेंगे और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस में मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बना के देता हूँ और उन फ्री बॉडी डायग्राम पे हम फिर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम एंड फ्री बॉडी डायग्राम। इक्विलिब्रियम एंड फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। जहाँ तक फ्री बॉडी डायग्राम का ताल्लुक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया बेटा, बेसिकली हम किसी भी बॉडी या किसी की सिस्टम, कोई भी सिस्टम हम लेते हैं और उस सिस्टम पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। फिर उन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को हम दिखाते हैं उस बॉडी पे, उस सिस्टम पे एक डायग्राम हम बनाते हैं। तो उस डायग्राम को जिस पे हम ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाते हैं उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। तो बेटा पहले हम आज अंडरस्टैंड करेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेटा जहां तक इक्विलिब्रियम का ताल्लुक है, इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेसिकली, अगर हम कहेंगे ना कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ए बॉडी और ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है वो जीरो है। और ये जो बॉडी है आपकी, इस पे जो नेट टॉर्क एक्ट हो रहा है वो भी जीरो है। नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। एक बॉडी को हम तब कह सकते हैं दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अब अगर आपका एक बॉडी है आपके पास, तो अगर उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उन सारे फोर्सेस को आप जब ऐड कर रहे हो, वेक्टर एडिशन कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपकी बॉडी है, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। तो तब हम कह सकते हैं दैट द गिवन बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, उसको हम कहते हैं द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर आप एक बॉडी लेंगे और उस पे आप बहुत सारे टॉर्क्स को फाइंड आउट करेंगे, ये टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये इंशाल्लाह हम आगे जाके, हमारा एक यूनिट आएगा रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें डिस्कस करेंगे। आज खाली आप नाम याद रखो, एक और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि जैसे फोर्स होता है इसी तरह एक एजेंट होता है, उसको टॉर्क कहते हैं। जैसे एक बॉडी पे बहुत तरह के फोर्सेस एक्ट हो सकते हैं, इसी तरह एक बॉडी पे बहुत तरह के टॉर्क्स एक्ट हो सकते हैं। अगर आप सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे, उसका अगर रिजल्टेंट जीरो आता है आपका, तो आप कह सकते हो द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर आप सारे टॉर्क्स को फाइंड आउट करेंगे और अगर आपका रिजल्टेंट टॉर्क जीरो आ जाता है, तो आप कह सकते हो द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, देन यू कैन से दैट दिस बॉडी, ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप खाली याद रखो बेटा, आज से आज के बाद जब भी मैं कहूंगा ना कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम है, आप खाली ये याद रखो कि इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। आप फिलहाल टॉर्क को छोड़ो, आप फिलहाल रोटेशनल को छोड़ो, आप फिलहाल ट्रांसलेशनल को छोड़ो, आप खाली ये पॉइंट यहाँ पे याद रखो आज से कि इफ आई से द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम,
इसका मतलब है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, और द टोटल द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गिवन बॉडी इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये यहाँ पे एक बॉडी ले ली है, इस पे एक फोर्स यहाँ से एक्ट हो रहा है सपोज F1, एक फोर्स यहाँ से एक्ट हो रहा है सपोज F2, एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है एक्ट सपोज F3। अगर आप इन तीनों फोर्सेस का ऐड करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, पर जब फोर्सेस का ऐड करते हैं ना बेटा, आपको पता है दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसका एडिशन जो है वो वेक्टर एडिशन होगा। तो जब आप F1 को ऐड करेंगे, F1 वेक्टर को ऐड करेंगे, F2 वेक्टर, फिर ऐड करेंगे F3 वेक्टर, अगर ये आपका बेटा जीरो आ जाता है, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट इज नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्सेस, जो रिजल्टेंट आपका निकलता है उसी को हम नेट फोर्स कहते हैं। अगर वो जीरो आ जाता है तो आप कह सकते हो दैट दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हालांकि इसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, पर अभी के लिए आप याद रखो दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इसमें, जो अभी आप याद रखेंगे, ये हम इंशाल्लाह लॉज ऑफ मोशन में जब हम लॉज अलग अलग से स्टडी करेंगे उसमें भी आपको सिखाएंगे। आप फिलहाल याद रखो बेटा, जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है ना, उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, और जब एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है तो इसका मतलब है उस पर जो एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि अगर आपको याद है मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि फोर्स का जो काम है वो है वेलोसिटी चेंज करना। अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इसका मतलब है द बॉडी विल हैव ए जीरो एक्सेलरेशन, बॉडी की जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो जीरो होगी। सो इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, it means that the net force acting on the body will be zero, so it means the acceleration of the body will be zero। एक्सेलरेशन जीरो होने का, अब इस एक्सेलरेशन जीरो होने के अब दो मतलब है, या तो बॉडी रेस्ट में है, आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी जीरो है, और द बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसकी जो मोशन है दैट इज ए यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आप याद रखेंगे। फाइनली मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी, जीरो एक्सेलरेशन कब होगी, या तो वेलोसिटी जीरो है एक बॉडी की, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, या तो वो बॉडी जो है दैट बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। तो रेस्ट में होना और यूनिफॉर्म मोशन में होना, दोनों केसेस में आपकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, और जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है तो इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो फाइनली याद रखेंगे, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है ना, या तो वो बॉडी रेस्ट में होगी, या तो वो बॉडी मूव कर रही होगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब खाली रेस्ट नहीं होता। अगर बॉडी रेस्ट में है तो यू कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मगर अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी मोशन में है, तो आप ये नहीं कह सकते इन मोशन, हम ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब इसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगी। इसका क्या मतलब है, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। समझ आ रहा है? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन सिखाता हूं मैं आपको। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया इक्विलिब्रियम का, अब देखो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं बेसिकली। आप याद रखो बेटा, अगर एक बॉडी आपके पास है, सपोज वी हैव अ बॉडी एंड दिस बॉडी, ये जो बॉडी है इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपको पता है कि इसमें जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो बेटा आप याद रखेंगे, जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है ना, यू कैन से दैट ये जो बॉडी है इस पे जो अपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगे, वो अपोजिट फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। इफ द नेट फोर्स इज जीरो देन अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। अगर नेट फोर्स एक बॉडी पे जीरो होना है ना, तो इसका मतलब है जो इस पे फोर्सेस एक्ट करेंगे उन सबको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो दैट द अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए गिवन बॉडी मस्ट बी इक्वल, तभी जाके तो जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है आपकी एक, यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1, और इसी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट कर रहा है F2। ठीक है, यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है F3, और अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट कर रहा है F4। अब देखो बेटा, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो बॉडी है ना ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इन चारों फोर्सेस को अगर आप ऐड करेंगे तो जीरो आंसर आएगा।
अब आप याद रखो बेटा, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा ही होगा, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि आप ये याद रखो इसमें कि जो अपोजिट फोर्सेस होंगे ना, दे मस्ट बी इक्वल। अगर इन चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जीरो तब होगा जब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा, इसी तरह ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। देखो, अगर ये इसके बराबर होगा तो ये कैंसिल होगा, ये इसके बराबर होगा तो ये कैंसिल होगा, तभी जाके रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना बेटा नीचे, दैट दिस F1 शुड बी इक्वल टू F2 और दिस F3 शुड बी इक्वल टू F4। पर ये जो इक्वेशंस आपने लिखी ना, दैट दिस इज इक्वल टू दिस और दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस, ये कब आपने लिखी, ये कब पॉसिबल है बेटा? ये तब पॉसिबल है जब पहले ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तब जाके आप कह सकते हैं कि इसमें जो इसके जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे। अगर अपोजिट फोर्सेस नहीं होंगे इसमें तो इक्विलिब्रियम में ये हो ही नहीं सकती। द बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब है इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, मतलब दीज फोर फोर्सेस शुड कैंसल ईच अदर। वो तब पॉसिबल है ना जब ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का होना चाहिए। अगर ये 10 न्यूटन का, ये 15 न्यूटन का, ये 15 न्यूटन का होना चाहिए। सो अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, the net force acting on the body is zero. It means the opposite forces acting on the body, they must be equal. ठीक है, देखो इधर देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल जरा यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं जो भी एग्जाम्पल्स आपको दूंगा बेटा, हर एक एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे कि सारी बॉडी, सारी सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अभी अभी हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। सो एवरी बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है आपकी, ठीक है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मान लो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है और ऊपर से एक और फोर्स एक्ट कर रहा है और इसका वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता। ठीक है, बेसिक सी एग्जांपल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। छोटी छोटी चीजें सीखोगे ना आप, फिर जाके आपको बड़ी चीजें आएंगी। ठीक है, ये छोटी चीज है पर इंशाल्लाह आगे जाके बड़ी बनेगी ये। मैं कहूंगा बेटा ये जो बॉडी है ना, ये इक्विलिब्रियम में है। जब आपने इक्विलिब्रियम का नाम सुना तो इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो आएगा तो अपोजिट फोर्सेस बराबर होने चाहिए, क्योंकि तभी नेट फोर्स जीरो आएगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हो ना दैट दिस एफ शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, इस बॉडी पे कितने फोर्सेस थे? दो, एक था 10 न्यूटन, एक था एफ। अगर आपको एफ का वैल्यू निकालना है तो आपने लिखा एफ इक्वल टू 10 न्यूटन। जरा इधर देखो बेटा, ये बॉडी है, ये एक फोर्स है यहाँ से, दिस इज फॉर एग्जाम्पल F1। हाँ, एक और फोर्स है इसी डायरेक्शन में, दिस इज F2। दो एरोज का मतलब दो फोर्सेस। ऊपर से एक फोर्स है, दिस इज F3। ठीक है बेटा, ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स शुड बी जीरो। जरा इक्वेशन बना के दो मुझे, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? इन फोर्सेस के बीच में रिलेशन बना के दो मुझे, क्योंकि इक्वेशन बनी ना आपकी, आपका मसला सॉल्व हो गया। आप फिर इसको इजीली जो है आगे जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। मान लो ये आपकी डायग्राम दी है, ये आपकी एक बॉडी दी है, इस पे तीन फोर्सेस हैं। ठीक है, दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन सेम है और ये अपोजिट है। और वहां से लिखा है कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है। इसका क्या मतलब है? अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्वेशन कैसे बनाओगे? नेट फोर्स जीरो आएगा, इसका मतलब इन तीनों को ऐड करोगे तो जीरो आएगा। या आप डायरेक्टली कह सकते हो कि अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। अपोजिट फोर्सेस का क्या मतलब है? ये जो है ना, ये फोर्स, ये बराबर होना चाहिए इन दो फोर्सेस के, तभी जाके ये इन दो को कैंसिल करेगा, तभी जाके जीरो आएगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम में आएगा। अब अगर वही से दिया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हो ना दैट दिस F3 शुड बी इक्वल टू इन दोनों के बराबर, दैट इज F1 प्लस F2। F1 को F2 ऐड करो, जो वहां से आंसर आएगा वो आपका F3 आएगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे आपको सिंपली, यू आर नॉट यूजिंग दैट वेक्टर अलजेब्रा, यू आर नॉट यूजिंग दैट एंगल्स, आप सिंपली कर रहे हो काम, जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको ऐड करो और जो अपोजिट है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करो। ये भी वेक्टर अलजेब्रा ही है, पर यहाँ पे हम वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज नहीं करते। जरा मुझे ऐसे बताओ बेटा, अगर ये बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ से एक फोर्स है F1, यहाँ से एक और फोर्स है, डायरेक्शन देखो, दिस इज F2। ठीक है,
यहाँ से एक फोर्स है ऐसे F3, ठीक है बेटा। ज़रा अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ज़रा इक्वेशन लिख के दो मुझे, क्या आएगी इक्वेशन बेटा। पहले आप उन दो फोर्सेस को ऐड करोगे, उन फोर्सेस को ऐड करो जिनकी डायरेक्शन सेम है, फिर उनका जो सम है वो किसके बराबर होगा, वो उस फोर्स के बराबर होगा जो उनके अपोजिट में होगा, ठीक है। ज़रा मुझे बताओ F2 की डायरेक्शन देखो और F1 की डायरेक्शन देखो बेटा। F1 और F2 की डायरेक्शन सेम है ना, तो आप लिखोगे F1 प्लस F2, ठीक है। अब देखो F3 बेटा, F3 की डायरेक्शन जो है वो F1 के अपोजिट में है, तो इसका मतलब है अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब F3 जो है, F3 किसके बराबर आएगा, F1 प्लस F2। समझ आ रहा है बेटा। ये उतना हाई फाई कॉन्सेप्ट है नहीं, पर ये बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लो, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। ज़रा इस ऐसे अगर होगा बेटा, मान लो ये बॉडी है अभी, हाँ अभी मैं फोर्सेस यहीं से दे रहा हूँ, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना, फिर फोर्स भी हम निकालेंगे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ज़रा मुझे ऐसे बताओ बेटा, अब अगर ऐसे होगा, मान लो एक फोर्स है ऐसे, दिस इज F1, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो फोर्स है उसके अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स होगा, कभी हमको अपोजिट वाला फोर्स खुद बनाना पड़ता है, उसको खुद लिखना पड़ता है, तो वो कैसे लिखेंगे देखो। ये F1 यहाँ से है, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड लेट अस सपोज दिस इज F3, ठीक है। ये इस बॉडी पे तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, F1, F2 एंड F3, और ये लिखा हुआ है, ये दिया है वहां से कि दैट दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जरा आप मुझे F1, F2, F3 के इन तीन फोर्सेस के बीच में एक रिलेशन डेवलप करके दो, एक फॉर्मूला बना के दो, ठीक है। देखो क्या करेंगे अब बेटा, मान लो ये जो F1 है ना, अगर ऐसा केस होगा ना आपका, अगर ऐसा केस होगा, देखो इस केस से पहले मैं आपको एक आसान सा केस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ठीक है, और ये मैंने एक और लाइन ड्रा कर ली, एक फोर्स बेटा एक्ट हो रहा है ऐसे, दिस इज F1, ठीक, और बेटा एक फोर्स एक्ट हो रहा है इसी बॉडी पे ऐसे, दिस इज F2, ठीक। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो मैंने कहा अपोजिट फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। अब अपोजिट फोर्सेस, दोज अपोजिट फोर्सेस कैन बी इन मेनी डायरेक्शंस। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसमें मैंने खाली एक डायरेक्शन ली, कभी आपकी बॉडी में एक्स डायरेक्शन में भी फोर्सेस दिए होंगे, वाई डायरेक्शन में भी दिए होंगे। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये बॉडी है यहाँ पे, इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और लिखा है यहाँ पे कि ये जो बॉडी है ना ये इक्विलिब्रियम में है। चलो हम करते हैं काम, एक और फोर्स ऐसे लिखते हैं, दिस इज F3। ये मान लो ऑलमोस्ट यही बॉडी है यहाँ पे, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, ठीक है। तो अगर इसमें दिया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम है, देखो आप क्या करेंगे, आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, या तो ये वहीं से दिया होगा या आप खुद ड्रा करेंगे। इसके बाद देखो आप क्या करेंगे बेटा, F1 अगर आप फोर्स लेंगे ना, बताओ इसके अपोजिट में कौन सा फोर्स है, इसके अपोजिट में तो कोई फोर्स है नहीं। इसी तरह अगर आप F2 लेंगे, इसके भी अपोजिट में कोई है नहीं, F3 लेंगे, इसके अपोजिट में भी कोई नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, आप वेक्टर रेजोल्यूशन जो कॉन्सेप्ट है ना वेक्टर रेजोल्यूशन का, उसको यूज करते हो। आप अगर कोई फोर्स अपोजिट में नहीं है, आप फोर्सेस अपोजिट में लाते हो। देखो आप क्या करते हो, आप इसके कंपोनेंट्स कर लो। मान लो अगर फॉर एग्जांपल ये θ1 है, इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ये जो दो डायरेक्शंस है ना, ये आपको खुद सिलेक्ट करनी है। तो इस डायरेक्शन, अगर ये F1 है तो इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा इसका, ये F1 है तो इसके कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, F1 cos ऑफ θ1, ठीक है। इसका इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, F1 sin ऑफ θ1, हो गया। ये F1 इसके कंपोनेंट हो गए। अब F3 ले लो, मान लो F3 का ये वाला एंगल दिया है, ये वाला θ2। जरा आप बेटा F3 के कंपोनेंट निकालो, ये F3 है तो यहाँ से F3 cos θ, यहाँ से F3 sin θ, तो आप लिखेंगे इस डायरेक्शन में F3 cos ऑफ θ, मगर कौन सा θ, θ2,
अब इस डायरेक्शन में कौन सा बेटा, इस डायरेक्शन में वो आएगा बेटा F3 साइन ऑफ थीटा 2, ठीक है, हो गया F3 भी। अब F2 का निकालो बेटा, F3 मान लो फॉर एग्जांपल ये थीटा दिया है, दिस इज थीटा 3, ठीक। जरा F3 के कंपोनेंट करो, ये F2 है बेटा, तो यहाँ से क्या आएगा इस डायरेक्शन में F2 कॉस ऑफ थीटा 3, ठीक। तो इसका यहाँ से एक और कंपोनेंट आएगा, उसका क्या नाम रखेंगे बेटा, ये F2 है तो वो आएगा F2 साइन ऑफ थीटा 3। हो गए कंपोनेंट। अब इसके कंपोनेंट भी हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए। अब देखो अपोजिट फोर्सेस आपको खुद दिखेंगे, ठीक है बेटा। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे, बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट फोर्सेस कौन कौन से हैं, इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, F2 साइन थीटा 3 एंड F3 कॉस थीटा 2, इन दोनों को ऐड होगा और इनके जो अपोजिट में फोर्स है ना वो कौन सा फोर्स है, F1 कॉस ऑफ थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये फोर्स होगा ना बराबर इन दो फोर्सेस के, क्योंकि वही से दिया है ना कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो आप लिखोगे बेटा दिस F1 कॉस ऑफ थीटा 1 दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आएगा बेटा F2 साइन ऑफ थीटा 3 प्लस F3 कॉस ऑफ थीटा 2, ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। फाइन। अब वर्टिकल डायरेक्शन ले लो, वर्टिकल डायरेक्शन बताओ ऊपर जो डायरेक्शन है उसमें कौन कौन से फोर्सेस है, उनको ऐड करोगे तो इन दोनों का फोर्स, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, कर लो इनको ऐड। ये क्या है बेटा यहाँ पे F1 साइन ऑफ थीटा 1 प्लस फिर क्या आएगा बेटा F3 साइन ऑफ थीटा 2, दिस शुड बी इक्वल टू इसके बराबर। तो इक्वेशन बनेगी F2 कॉस ऑफ थीटा 3, बेटा ये आपकी दूसरी इक्वेशन। फिर ये जो इक्वेशंस आपकी बनी ना बेटा, इसके बाद इनमें से कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे, कुछ का वैल्यू आपको निकालना होगा, वो फिर मैथमेटिक्स है। फिजिक्स का जहां तक ताल्लुक है ना वो ये इक्वेशन बनाना है, ये इक्वेशन आपने बना ली तो फिजिक्स का काम खत्म। इसके बाद वैल्यूज दिए होंगे, आप सबस्टिट्यूट करके वैल्यू निकालो। फॉर एग्जांपल F1 F2 का वैल्यू दिया है, ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 दिए होंगे तो आप F3 का वैल्यू निकालो। या ये दो इक्वेशंस है, यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स का वैल्यू दिया होगा, 1-2 का आप निकाल सकते हो। सो वो फिर दूसरा मसला है, वो मैथमेटिक्स का जो है मैथमेटिकल केस है। फिर मैं आपको खाली यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम होने का मतलब है नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो होगा तो अपोजिट फोर्सेस जो है वो इक्वल होंगे। फिर आप उन अपोजिट फोर्सेस को करते हो इक्वेट। अब अगर वो अपोजिट फोर्सेस नहीं है तो आप रेजोल्यूशन के जरिए अपोजिट फोर्सेस बनाते हो, फिर आप इक्वेशन लिखते हो। देखो बेटा अब देखो हम क्या करेंगे, हम ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए ना इक्विलिब्रियम पे, इन कॉन्सेप्ट्स को हम अब फ्री बॉडी डायग्राम पे अप्लाई करेंगे। देखो हम क्या करेंगे बेटा, बेसिक से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। मैंने कहा ना बेसिक सीखोगे तो आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम हो, जेई एडवांस की हो, जेई मेंस की हो, फिर वो इजी लगेंगी आपको। पर स्टार्ट हमेशा बेसिक से होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा केस लेता हूँ। मान लो बेटा ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पे यहाँ पे दिया है एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक दिया है और इस ब्लॉक का मास है 10 kg, ये दिया है, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है ना मैं नीचे लिखूंगा फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है आपको, एग्जामिनर पूछता है कि हमें नॉर्मल रिएक्शन का जो है वो वैल्यू निकाल के दो। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है आपने और इस ब्लॉक का मास दिया है 10 kg, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं लिखूंगा कि ये जो सरफेस है ना, मतलब ये जो ब्लॉक है और नीचे जो सरफेस है, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, दिस इज फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब है जब भी दिया होगा ना क्वेश्चन में फ्रिक्शनलेस, इसका मतलब है आप फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शनल फोर्स उसको नहीं लेना है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वही से कहता है कि ये फ्रिक्शनलेस है, तो इसका मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन आप मत लो। इसके बाद बेटा जब प्रॉब्लम ऐसे दी होगी तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले जो काम करेंगे ना बेटा वो है कि आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आपको देखना है कि हम किसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, वो सिस्टम आपको सिलेक्ट करना है। चलो हम करते हैं काम, ये जो डब्बा दिया है ना यहाँ पे, इस डब्बे की बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने सिस्टम सिलेक्ट किया, हमारा सिस्टम ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन क्या है, फिर करेंगे सॉल्व अकॉर्डिंगली। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये हमने लिया ये ब्लॉक, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब है इस पे हम देखेंगे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है।
बेटा अगर इस ब्लॉक का मास है m, वो दिया है ना 10 kg, तो पहले इस पे वेट एक्ट करेगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है mg, ये आपको सिखाया मैंने, ठीक है। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके बाद बेटा और कौन सा फोर्स होगा इस पे, इसका जो ब्लॉक है ना, इसका कांटेक्ट है ना नीचे सरफेस से, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को जो है परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे कौन एग्जर्ट करेगा, ग्राउंड, और किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वो परपेंडिकुलर किसको डालना पड़ता है, इसी सरफेस को जिस सरफेस से इस ब्लॉक का कांटेक्ट है। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऐसे, ठीक है। जरा मुझे बताओ बेटा, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे टेंशन है, नहीं, क्योंकि उसके लिए स्ट्रिंग होनी चाहिए। क्या यहाँ पे इलास्टिक फोर्स हो सकता है, नहीं, उसके लिए स्प्रिंग होनी चाहिए। क्या यहाँ पे बायोट फोर्स हो सकता है, नहीं, उसके लिए जो है आपका ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपका सीडो फोर्स लगेगा, नहीं, क्योंकि ये जो ओवरऑल सिस्टम है ना, ये इक्विलिब्रियम में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। तो इसका मतलब है इस पर खाली यही दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। अब अगर वही से दिया है कि ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मैंने कहा ना मैं जो भी प्रॉब्लम लूंगा वो सारी इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम्स लूंगा। अब अगर ये बॉडी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब अपोजिट फोर्सेस इक्वल होंगे। तो आपकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बनेगी, दिस एन, ऊपर वाला फोर्स है एन, नीचे वाला फोर्स है एम जी, दिस एन शुड बी इक्वल टू एम एम जी। तो एन का अगर वैल्यू निकालना है, एम वहां से दिया है, कितना दिया है बेटा 10 kg, इंटू जी का वैल्यू ले लो 10। सो व्हाट इज 10 इंटू 10, 100, तो आपका 100 न्यूटन, ये आपका एन का वैल्यू आ गया। वही तो आपका क्वेश्चन था, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ रहा है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। चलो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। जरा बेटा यहां देता हूं मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम। ये मान लो दिस इज अ सीलिंग और एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को एक ब्लॉक जो है वो ऐसे अटैच है, एक ब्लॉक लटका हुआ है स्ट्रिंग से। इस ब्लॉक का जो मास है ना 5 kg है, और हमारा क्या क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, फाइंड फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप काम करो, आप जो ये जो रस्सी है ना, इसमें हमको बताओ कि इसमें कितना फोर्स, अभी इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ये स्ट्रिंग अभी कितना फोर्स इस डब्बे पे एग्जर्ट कर रही है, इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स ऑफ टेंशन है। क्योंकि टेंशन याद ही होगा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि टेंशन कब होता है, जब जब स्ट्रिंग होती है। ये टेंशन कौन एग्जर्ट करता है, ये एक स्ट्रिंग एग्जर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। पर इस टेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, वो है कि स्ट्रिंग, दिस टेंशन ऑलवेज पुल्स। ये जो टेंशन है ना, ये हमेशा खींचता है, ये पुश नहीं करता। ये यही चीजें मैंने लास्ट में आपको सिखाई थी। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम दी है वहां से, तो आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू निकालना है, टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन का वैल्यू निकालना है, कितना टेंशन, कितना फोर्स ये रस्सी इस डब्बे पे एक्सर्ट करती है। तो मैंने कहा ना बेटा, सबसे पहले आप सिस्टम डिसाइड करो, फिर उसकी बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। हम इस ब्लॉक को डिसाइड करते हैं सिस्टम, ठीक है। तो इस ब्लॉक की बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। ये ब्लॉक मान लो यहाँ पे है, बताओ इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा। बेटा इस ब्लॉक का मास दिया है, तो मास होगा तो वेट होगा, तो नीचे से mg, एक फोर्स mg आएगा, ठीक है। तो बेटा ऊपर से रस्सी है, तो ऊपर से ये जो रस्सी है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये हमेशा खींचेगी, क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रिंग किसी भी डायरेक्शन में हो, स्ट्रिंग हमेशा खींचती है ऑब्जेक्ट को। जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की अपनी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है उसको खींचना है। तो इस रस्सी से इसको खींचो तो फोर्स ऐसे आएगा। सो इस फोर्स का नाम है टेंशन, इसी टेंशन का वैल्यू निकालना है। और कोई फोर्स आएगा इस ब्लॉक पे, क्या यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी, नहीं, क्योंकि ब्लॉक का तो किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं है। क्या यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, नहीं, क्योंकि जब कांटेक्ट ही नहीं तो फ्रिक्शन कैसा, यहाँ पे ना नॉर्मल रिएक्शन आएगी, यहाँ पे ना फ्रिक्शन आएगी, ना बायोट फोर्स आएगा, कोई फोर्स नहीं आएगा, खाली ये दो आएंगे। अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है ना अपोजिट फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप लिखोगे ना बेटा, दिस टी शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है। तो t का निकालना है वैल्यू, m का दिया है वैल्यू वहां से 5, g का दिया है 10, तो आपका 50 न्यूटन, ये आपका टेंशन का वैल्यू आ गया। बेटा ये मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको सिखा रहा हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाएंगे हम, पर ये बेसिक प्रॉब्लम्स आप अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे हम
जो आज तक हमने पढ़ा उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। ज़रा मुझे ऐसे बताओ बेटा, अगर ऐसे होगा, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा हम, ये स्ट्रिंग है और ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एक और स्ट्रिंग डालेंगे नीचे से हम, फिर एक और ब्लॉक, शाबाश, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। ऊपर से सीलिंग फिक्स्ड एंड, इस ब्लॉक का मास 2 kg और इस ब्लॉक का मास 3 kg, ये दिया है, ठीक। बताओ बेटा कितने स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, 2, ये और ये, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं नीचे, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। बेटा दोनों स्ट्रिंग्स में फोर्स ऑफ टेंशन निकाल के दो, ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप एज्यूम कर लो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मैंने कहा ना जो भी प्रॉब्लम हम लेंगे वो इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम्स है। तो देखो आप क्या करेंगे बेटा, आप डिसाइड कर लो, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, एंड यू एज्यूम दीज स्ट्रिंग्स आर मासलेस, क्योंकि अगर स्ट्रिंग मासलेस है, अगर स्ट्रिंग्स का मास नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब स्ट्रिंग्स मासलेस है। यहाँ पे इस डब्बे का मास दिया है, स्ट्रिंग्स का तो नहीं दिया है, इसका मतलब आप एज्यूम कर लो स्ट्रिंग्स दे हैव नो मास। व्हेन स्ट्रिंग्स हैव नो मास दे आर मासलेस। तब आप, मैंने आपको पढ़ाया है ना, कि मैंने आपको सिखाया है कि हर एक पॉइंट पे इस स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। इसी तरह अगर आप ये स्ट्रिंग लेंगे तो हर एक पॉइंट पे सेम टेंशन होगा, ठीक है। अब 2 स्ट्रिंग्स है तो आपको 2 टेंशन्स के वैल्यूज रखने पड़ेंगे। मान लो इस स्ट्रिंग में आपका वैल्यू जो टेंशन का आएगा उसका रख लो नाम आप T1, इसका रख लो T2, आपको T1 और T2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन एग्जर्ट होगा उसका नाम रखेंगे T1, इस स्ट्रिंग में जो एग्जर्ट होगा उसका नाम रखेंगे T2, इसी T1 T2 का निकालना है वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, तो अलग अलग 2 फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जरा इसकी अलग बनाओ। पहले इसकी बनाओ बेटा, ये 3 kg है ना, बताओ 3 kg पे कौन कौन सा फोर्स, एक तो नीचे से mg आएगा वेट इसका, और इस ब्लॉक को ऊपर से रस्सी खींचती है, तो उस फोर्स को हमने नाम रखा है ना T1, तो ये जो रस्सी इसको ऊपर से खींचेगी उस फोर्स का नाम आपने रखा है T1, तो ऊपर से T1, ठीक है। बन गई ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। जरा इसकी बनाओ, ये है 2 kg का ब्लॉक, 2 kg, ठीक है। नीचे से कितना फोर्स, इसका मास है तो नीचे से अपना mg आएगा, इसका मास इंटू जी, क्योंकि जिसका मास है उसका वेट होगा। अब देखो ये जो ब्लॉक है ना बेटा, इसको ये रस्सी नीचे से खींचेगी और ये रस्सी ऊपर से खींचेगी, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इट इज कनेक्टेड टू 2 स्ट्रिंग्स। ये वाला ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, इसलिए एक ही टेंशन आ गया, पर इस ब्लॉक के लिए 2 स्ट्रिंग्स 2 टेंशन आएंगे। तो ये T1 इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा, तो नीचे से एक और फोर्स आएगा, उसका नाम है T1। इसी तरह ये T2, ये इसमें जो टेंशन है, फोर्स ऑफ टेंशन, वो इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा, तो ऊपर से एक फोर्स आएगा, दैट इज T2। अब बेटा ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, अगर ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बताओ यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, ये T1 किसके बराबर आएगा बेटा, mg, T1 का वैल्यू निकालो, इस m का कितना वैल्यू है 3 इंटू जी का वैल्यू 10, सो T1 का वैल्यू आ गया 30 न्यूटन, निकला आपका T1। अब यहाँ इक्वेशन लिखो बेटा, ये T2 इन दोनों के बराबर होगा ना, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, सो आप लिखेंगे दिस T2 शुड बी इक्वल टू T1 प्लस mg, ठीक है बेटा। तो T2 इक्वल टू T1 का यहाँ पे वैल्यू निकाला आपने 30 न्यूटन प्लस m, इस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg और g इज 10, 2 टन 20 प्लस 30 इज 50, सो ये आपका आ गया 50 न्यूटन। इसका मतलब इस रस्सी में जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ टेंशन, दैट इज 50 न्यूटन, और इस रस्सी में जो फोर्स है दैट इज 30 न्यूटन। समझ आ रहा है? कैन यू सॉल्व दिस? ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी ना बेटा, शाबाश। अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है बेटा, शाबाश। ज़रा इसी टेंशन पे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ ऐसे। देखो बेटा हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारे पास है फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक ब्लॉक, फिर एक रस्सी, फिर एक ब्लॉक,
ठीक, दो ब्लॉक्स के बीच में रस्सी है, इसका मास 2 kg और इसका मास ले लो 5 kg। ठीक है बेटा, तो ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है ना, अभी हम क्या करेंगे काम, यहां पे हम एक पुल्ली लेंगे। पुल्ली समझ आ रहा है ना, बताया था पिछली बार। ये ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे पुल्ली है, ये गोल गोल रोटर सा, ये एक रस्सी आ रही है यहाँ से, ये इस पुल्ली को ऐसे, फिर यहाँ से एक डब्बा जो है ये लटका हुआ है। इस डब्बे, ये जो डब्बा है ना, इसका जो मास है वो आप ले लो फॉर एग्जांपल 3 kg, 3 kg ले लो। ठीक है, ये बेटा अंडरस्टैंड कर लो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये जो सारा सिस्टम है ना, ये इक्विलिब्रियम है। द एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट और द एंटायर सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इस पे नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, हमको जो है, हमको निकालना है कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, इस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट होगा, इस पे कितना फ्रिक्शन और इस पे कितना फ्रिक्शन। देखो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, पहले मुझे बताओ यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स है, कितनी रस्सियां है, 2, एक तो ये, एक तो ये सारी एक ही है ना, ये सारी स्ट्रिंग एक ही है। तो आप इन 2 स्ट्रिंग्स में जो टेंशन का वैल्यू है ना, उसको उसका नाम रखो। लेट अस सपोज इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका नाम रखेंगे T1, और ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन आएगा उसका नाम रखेंगे T2। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, वो इजी होगा। फिर बनाओ आप तीनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। आपको इस पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है कितना है, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है कितना है। ठीक है, जरा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये 3 kg, बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स, नीचे mg, ठीक है, ऊपर इस रस्सी जो है ये इसको ऊपर खींचेगी, और उसका कितना फोर्स है, कितना वैल्यू आपने रखा है T1। क्या इस पे कोई और फोर्स आएगा, नहीं, यही 2 फोर्सेस आएंगे, शाबाश। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये बराबर होगा ना इसके, तो आप लिखोगे दिस T1 शुड बी इक्वल टू mg। तो m का वैल्यू दिया है 3 × 10, तो T1 का वैल्यू जो आएगा वो 30 न्यूटन। फिलहाल आपका T1 का वैल्यू आ गया। आपको निकालना है फ्रिक्शन कितना है इस पे और इस पे। इसके बाद आप 5 kg जो ब्लॉक है ना, 5 kg ब्लॉक, इसकी बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपका 5 kg ब्लॉक, ठीक है। बताओ 5 kg ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा। नीचे से वेट mg, ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी भाई, यहाँ तो नहीं आएगी क्योंकि ये हवा में लटका हुआ था, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में खींचेगी ना रस्सी, तो इस डायरेक्शन में आएगा टेंशन T1। ये जो रस्सी है ये इसको उस डायरेक्शन में खींचेगी, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आएगा बेटा टेंशन T2। और फ्रिक्शन भी तो आना है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा ना। फ्रिक्शन हमेशा होता है ना पैरेलल टू सरफेस, और इसको फ्रिक्शन कौन एग्जर्ट कराएगा, ये ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन एग्जर्ट करेगा। और किस डायरेक्शन में करेगा, देखो अंडरस्टैंड कर लो बेटा। अभी इस पे क्या, अभी ये ब्लॉक, मैंने कहा ना ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो उस पे फ्रिक्शन हो सकता है, पर कंडीशन ये है कि उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स हो। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि ये जो ब्लॉक है ना, इट शुड हैव अ टेंडेंसी टू मूव। अगर आपको याद है, ये जो ब्लॉक है ना, ये मूव करने की कोशिश कर रहा हो पर मूव नहीं कर रहा हो, तब जाके जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अभी जो इस पे फ्रिक्शन है वो तो स्टैटिक ही होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट में है। अब देखो बेटा, इसको ये रस्सी खींचती है यहाँ से, वो खींचती है वहां से, तो ओवरऑल इसमें जो मूवमेंट की टेंडेंसी है वो है दिस बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू मूव। इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन है। अब मान लो, एज्यूम कर लो 2 मिनट के लिए, अगर इस पे फ्रिक्शन ना होता, अगर ये ग्राउंड इस ब्लॉक को फ्रिक्शन ना अप्लाई करता, ना ही यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जर्ट होता, जरा मुझे इस सिस्टम का स्टेटस बताओ, इसका क्या होता। ये जो ब्लॉक है ना, ये यहाँ से लटका हुआ है, तो ये सारा ब्लॉक जो है ना, ये सारा इस सिस्टम को नीचे लाता ना। फिर
अगर यहाँ पे एज्यूम कर लो ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे ये भी फ्रिक्शन लेस है, ना यहाँ पे फ्रिक्शन है ना यहाँ पे, जब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है इसके फोर्स की वजह से ये सारा सिस्टम जो है आगे आ जाता है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ने इनको बचा के रखा है, वो इनको आगे नहीं आने देता। तो बताओ उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन फिर अपोजिट है ना, क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में ना होता तो इस फोर्स की, इस T1 की वजह से ये सारा सिस्टम आगे आ जाता। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शन में। इस पे भी फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो ये जो 5 kg है इस डायरेक्शन में तो T2 है, इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा, उसको आप रखेंगे नाम F1, फ्रिक्शनल 1। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये n इस mg के बराबर, तो एक इक्वेशन बनेगी n इक्वल टू mg। ठीक है, m का वैल्यू देंगे 5, g का वैल्यू देंगे 10, तो 50 न्यूटन। बहरहाल ये इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया, पर आपको ये नॉर्मल रिएक्शन, यू डोंट नीड दिस नॉर्मल रिएक्शन, आपको फ्रिक्शन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब बताओ बेटा हॉरिजॉन्टल आपने इस डायरेक्शन में लिखा ये इसके बराबर, अब इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, ये होना चाहिए ना इन दो के बराबर, ये होना चाहिए इन दो के बराबर। सो यू मस्ट राइट दैट दिस T1 शुड बी इक्वल टू T2 प्लस F1। ठीक है बेटा, अब T1 का वैल्यू यहाँ निकाला ना आपने, सो आप लिखेंगे F1 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, T1 माइनस T2। तो T1 का वैल्यू दिया है, सो F1 विल बी इक्वल टू T1 इज 30 न्यूटन माइनस T2। फिलहाल ये आपकी लिखो, इक्वेशन रखो ऐसे। ठीक है, चलो इसकी तो इक्वेशन कम से कम आपने लिखी, अगर T2 का वैल्यू आएगा आपका फिर आप F1 निकलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ इस ब्लॉक के लिए, जरा 2 kg के लिए, इस 2 kg के लिए बेटा बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, ये 2 kg के लिए। चलो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इसका और ये वेट इसका। ठीक है, फिलहाल इसके साथ हमको नहीं काम है, इसके साथ अभी हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमको फ्रिक्शन निकालना और वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ से इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज T2, और यहाँ से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका नाम रखेंगे F2, क्योंकि इस पे अपना फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा ना, उसी का नाम हमने रखा F2। बेटा ये F2 बराबर होगा ना T2 के, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये इसके बराबर ये इसके बराबर होना चाहिए। सो आप लिखोगे दिस F2 शुड बी इक्वल टू T2। ठीक है, शाबाश, ये आपकी इक्वेशन यहाँ से आ गई। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देंगे ना T2 का, देखो आपकी ये एक इक्वेशन आपकी और ये दूसरी इक्वेशन आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे F1 T2, F2 T2, इसका मतलब 2 इक्वेशंस है आपके पास और 3 वेरिएबल्स है। अब 2 इक्वेशंस से तो 3 वेरिएबल्स नहीं निकलेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया होना चाहिए, समथिंग मस्ट बी गिवन। या तो ये जो T2 है इसका वैल्यू दिया होना चाहिए, अब अगर T2 नहीं है तो F1 का वैल्यू दिया होना चाहिए। देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, अगर आपको F1 का वैल्यू चाहिए ना, तो फिर मान लो यहाँ पे इस सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटा ये हमने प्रॉब्लम खुद डिजाइन की ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है लास्ट में वो डायरेक्टली नहीं आ गया, पर हमारा जहां तक फिजिक्स का ताल्लुक है वो है ये इक्वेशन बनाना है। ये इक्वेशन बन गई आपकी, ये इक्वेशन बन गई। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वहां पे डाटा दिया होगा सारा आपका, यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा और यहाँ से दूसरा वैल्यू निकलेगा। अब हमने यहाँ पे इसमें डाटा कम दिया था, इसलिए हमारा 2 इक्वेशंस फाइनली बन गई, F1 की और F2 की, पर हमारा आंसर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो डाटा दिया है ना इस फिगर में वो सारा नहीं दिया है, इसलिए मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो हम करेंगे काम बेटा, ये जो यहाँ पे है ना, इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो लेंगे 0.1। यहाँ जो कोएफिशिएंट का वैल्यू है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू वो लिया हमने 0.1। ये फ्रिक्शन में अलग से दिखाऊंगा, ये इसलिए ताकि हमें इस F1 का वैल्यू निकल सके। देखो क्यों, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है ना वो होता है बराबर म्यू इंटू एन। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिखाया है कि अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है ना, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता होना चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए। अब आप यहाँ इसके लिए अगर फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.1। इसके लिए तो आपने नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाला, ये इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है 50। जरा फिर F1 का इस डायग्राम के लिए, ये जो F1 है F इज म्यू इंटू एन, F1 किसके बराबर होगा, अगर F1 मतलब इसके लिए फ्रिक्शन का वैल्यू, तो इसका म्यू कितना है बेटा, वहां से 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना बेटा 50,
शाबाश। तो यहाँ से आपका F1 का वैल्यू आएगा। यही F1 का वैल्यू आप यहाँ पे सबस्टिट्यूट करो तो वहाँ से T2 का वैल्यू निकलेगा। फिर वो T2 आप यहाँ इसमें सबस्टिट्यूट कर लो तो वहाँ से आपका F2 का वैल्यू आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? यहाँ पे मेरा मकसद है अभी खाली आपको जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और ये जो इक्वेशंस बन रहे हैं ना, ये इन इक्वेशंस को बना के देना कि ये इक्वेशंस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, अगर हमारा डायरेक्ट हमने ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को अगर हम ऐसे लेते हैं ना बेटा, मान लो ये ऐसे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पुल्ली, तो ये एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट दूसरा। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर पाओगे आप, ये तो इजी है। मान लो ये अगर 10 kg का दिया है, ये अगर 5 kg का दिया है, ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको इस और इसके बीच में मैं लिखूंगा फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल के दो मुझे, क्योंकि फ्रिक्शन तो इसी पे एग्जर्ट होगा, इसी में कांटेक्ट है ना, फ्रिक्शन इसी पे एग्जर्ट होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तब निकाल पाओगे ना जब पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल पाओगे। देखो आप क्या करोगे, जरा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये 5 kg, नीचे से mg, ऊपर से टेंशन, रस्सी तो एक ही है यहाँ पे, तो एक ही टेंशन आएगा, उस टेंशन का नाम रखेंगे T। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है तो ये T जो है इट शुड बी इक्वल टू mg। सो m का वैल्यू है 5 इंटू 10, तो 50 न्यूटन आपका टेंशन। डन। अब इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये बॉडी है, नीचे से 10 kg की बॉडी है, नीचे से बेटा mg, ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन, आगे से टेंशन, पीछे से फ्रिक्शन। ये तो समझ आ रहा है ना क्यों? वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, normal reaction always acts perpendicular to the surface, tension always pulls, friction is always opposite to unbalanced force। तो ये n mg के बराबर, so n will be equal to mg। m कितना है 10, 10 10 जा 100, तो 100 न्यूटन निकला m। ठीक है, अब t किसके बराबर है, so f will be equal to t। f will be equal to t का वैल्यू यहाँ से निकाला ना आपने 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो T इज 50 न्यूटन। ये निकला ना F का वैल्यू, ये फ्रिक्शन निकला, पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। F किसके बराबर होता है बेटा, म्यू इनटू n, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है ना बराबर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो म्यू इनटू n इज इक्वल टू 50। म्यू का वैल्यू निकालना है, n का तो निकला है ना यहाँ से, n का वैल्यू निकला है 100 इक्वल टू 50। सो म्यू विल बी इक्वल टू 50 बाय 100। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ रहा बेटा? बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है बेटा, अंडरस्टैंड कर लो इनको। चलो, तो ये थी बेटा टेंशन पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। हम अभी बहुत करने वाले हैं आगे जाके, ये तो खाली ट्रेलर है इसका, अभी मैं खाली सिखा रहा हूँ ये चीजें। जरा बेटा ये अगर ऐसे होगा, ये एक स्प्रिंग है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 10 kg है। इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, लेट अस सपोज दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर। इस के का जो यूनिट है ना वो न्यूटन पर मीटर है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग, सॉरी, फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग नहीं है, ये स्प्रिंग है। एक्सटेंशन का मतलब है, देखो जब आप इस स्प्रिंग को नीचे से लोड रखोगे ना, ये लोड डालोगे 10 kg का, तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी ना, एक्सटेंशन आ जाएगा ना इसमें। इसकी अगर नेचुरल लेंथ L है तो उससे ये थोड़ी बढ़ेगी ना, उसी एक्सटेंशन को निकालना है, उसको हम x से डिनोट करते हैं। तो जरा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के दो मुझे। ये बेटा 10 kg का मास है, तो नीचे से तो mg आएगा। क्या टेंशन होगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है, ना ही नॉर्मल रिएक्शन, ना ही फ्रिक्शन, कुछ नहीं, पर इलास्टिक फोर्स तो होगा।
देखो ये जो मास है ना, ये इस स्ट्रिंग को ऐसे इलोंगेट करेगा। मैंने कहा ना जब स्ट्रिंग इलोंगेट हो जाती है तो वो कोशिश करती है ना वापस आने की। जब स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाती है वो उसमें एक इलास्टिक फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो वापस लाता है उसको। तो ये स्ट्रिंग अभी कोशिश कर रही होगी ना, अभी ये इलोंगेटेड स्टेट में है, तो ये स्ट्रिंग कोशिश कर रही होगी वापस आने की। तो इसका मतलब है ये इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रही होगी, और इस पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम कहते हैं ना बेटा के एक्स। यही तो इलास्टिक फोर्स है। उस इलास्टिक या उस रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ना के इंटू एक्स, वायर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज इलोंगेशन। तो इक्विलिब्रियम में ये फोर्स इसके बराबर होगा। सो दिस के एक्स विल बी इक्वल टू एम जी, और दिस x विल बी इक्वल टू एम जी बाई के। ठीक है, तो m दिया है वहां से 10 के जी भी दिया है 10, k दिया है बेटा 2, तो यहाँ से आपका जो है x का वैल्यू आएगा 10 10 100 डिवाइड बाई 2 50 मीटर। इसका मतलब 50 मीटर का एक्सटेंशन होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स कर सकते हो। जरा एक और चीज दिखाता हूं मैं, चलो एक प्रॉब्लम और दिखाता हूं मैं इस स्ट्रिंग पे। ठीक है, मैंने कहा ना बेटा बेसिक्स की प्रॉब्लम्स है ये। जरा अगर ऐसे होगा, मान लो ये स्प्रिंग है, ये एक बॉक्स है 2 kg का, फिर स्ट्रिंग है, रस्सी है, फिर मान लो 5 kg का बॉक्स है। ठीक, आपको क्या निकालना है? फाइंड टेंशन। एक तो टेंशन निकालो, मतलब इस रस्सी में टेंशन निकालो, एंड एक्सटेंशन। फाइंड टेंशन एंड एक्सटेंशन। इस रस्सी में टेंशन निकालो, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकालो। और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेट अस सपोज दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10 न्यूटन पर मीटर। इस स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है दैट इज 10। कुछ नहीं करना, वैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है अलग अलग। इक्वेशन लिखो तो आंसर आ जाएगा। जरा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 5 kg कौन कौन सा फोर्स बेटा? नीचे से 5g मतलब mg, ऊपर से टेंशन तो स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो ये रस्सी इसको खींचेगी ऊपर। तो इक्विलिब्रियम में जब है तो ये t बराबर होगा ना, दिस t विल बी इक्वल टू mg। तो mg, m इज 5 इंटू 10 तो 50 न्यूटन, ये आपका टेंशन आ गया। ठीक है, अब इस 2 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये 2 kg, बताओ कौन कौन सा फोर्स? ये रस्सी इसको खींचेगी नीचे, t आएगा नीचे। इस डब्बे का अपना वेट, इसका अपना mg डाउनवर्ड, mg हमेशा डाउनवर्ड होता है, और इस डब्बे को ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर खींचेगी, तो ये ऐसे आएगा kx। तो ये फोर्स होगा ना बराबर इन दो के, तो इक्वेशन क्या बनेगी? kx इक्वल टू t प्लस mg। ठीक है बेटा, m दिया है, इसका मास 2 kg, g भी दिया है, t निकाला है यहाँ से, ये भी पता है, ये भी पता है, k भी दिया है, तो x का वैल्यू डायरेक्ट आएगा आपका। आएगा ना बेटा? शाबाश। जरा अगर ऐसे होगा, यही क्वेश्चन अगर ऐसे होगा बेटा, यही ये जो मैंने क्वेश्चन दिखाया ना एक बार नीट में, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली। मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। जरा अगर ये बेटा एक ब्लॉक है 3 kg का, नीचे से एक और स्प्रिंग रखेंगे हम, फिर है एक और ब्लॉक 5 kg का। जरा अब इसमें मान लो एक्सटेंशन होगा x1, इसमें मान लो एक्सटेंशन होगा x2। जरा इस x1 x2 का वैल्यू निकाल के दो। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 10, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आपको देखना है कि इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, इस वाली स्प्रिंग में, और इस वाली स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा। बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम इसकी। 5 kg की, नीचे से mg, ये स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगी, क्योंकि इस स्प्रिंग में ओवरऑल होगा ना बेटा इलोंगेशन। ओवरऑल देखो, ये इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन होगा, इस स्प्रिंग में भी इलोंगेशन होगा, क्योंकि ओवरऑल जब लोड आप डालते हो ना नीचे से, तो जितनी भी स्प्रिंग्स बीच में होंगी सारी सब की लेंथ बढ़ जाएगी। इसमें भी इलोंगेशन होगा, इसमें भी इलोंगेशन होगा। इसका मतलब ये स्प्रिंग भी वापस खींचेगी, ये स्प्रिंग भी वापस खींचेगी। ये स्प्रिंग जब वापस खींचेगी, इस स्प्रिंग में जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो चाहेगा कि इस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाए। इसकी नेचुरल लेंथ है वापस आना, तो ये इसको वापस खींचेगी, इसको भी खींचेगी नीचे। गौर से देखो, ये स्प्रिंग जब अभी ये इलोंगेटेड स्टेट में है, तो ये जिस स्प्रिंग, जब आप अंडरस्टैंड कर लो, जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, ये चाहती है कि मैं वापस कंप्रेस हो जाऊं,
जब ये कंप्रेस हो जाएगी, आप देखो ये इसको भी ऊपर खींचेगी ना, उसको खींचेगी ना नीचे, तो इसका जो फोर्स है ना kx, इसके लिए वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इसके लिए वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होगी, उसको नीचे इसको ऊपर। इसी तरह जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इसको खींचेगी ऊपर, तो इस स्प्रिंग का इस पे जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगा। अभी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, इसका फोर्स खाली ये स्प्रिंग एग्जर्ट करेगी, वो तो नहीं है ना इसके साथ कनेक्टेड। इस पे फोर्स नीचे से 5G, ऊपर से K1 X1, क्योंकि दो स्प्रिंग है ना, इसलिए इसका मैंने नाम रखा K1, इसका K2। इस पे जो फोर्स है दैट इज K1 X1। अब X1 का वैल्यू आएगा यहाँ से, K1 X1 विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। तो देखो K1 दिया है बेटा, m भी दिया है, g भी दिया है, तो X1 का वैल्यू निकालो। जरा अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसकी 3 kg की, बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स, एक तो mg, ठीक है। बताओ ये जो स्प्रिंग है ना, ये वाली स्प्रिंग, बताओ ये वाली स्प्रिंग इस डब्बे को नीचे की तरफ खींचेगी कि ऊपर की तरफ। मैंने कहा ना, अब देखो ये स्प्रिंग जो है अभी इलोंगेट हुई है, ये चाहती है वापस आना। ये मान लो ये हाथ मान लो 3 kg, ये हाथ मान लो 5 kg, अगर बीच में स्प्रिंग इलोंगेट हुई है, वो दोनों को खींचेगी ना वापस, खींचेगी वापस। आप देखो ऊपर वाला जो हाथ है ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इस पे जो फोर्स होगा ना इस स्प्रिंग का, वो नीचे की तरफ होगा, तो इसका मतलब नीचे की तरफ होगा K1 X1। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये स्प्रिंग जब इलोंगेट होगी तो ये जब वापस खींचेगी तो इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, तो इसका जो फोर्स होगा वो होगा K2 X2, ठीक है। तो अब ये बराबर होगा ना इन दो के, सो K2 X2 विल बी इक्वल टू K1 X1 प्लस mg। ये इसका वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो K का K2 का, तो यहाँ से X2 का वैल्यू निकालो, ठीक। समझ आ रहा है? शाबाश। तो बेटा यही बेसिक प्रॉब्लम्स है। चलो अब मैं आपको इंक्लाइनेड वेज पे कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ, क्योंकि वो भी, उसके प्रॉब्लम्स भी बड़े फेमस हैं, आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। देखो इंक्लाइनेड वेज, मान लो बेटा ये एक आपका सिस्टम है, ठीक है। ये एंगल मान लो दिया है थीटा, यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स का मास है m। खाली इस मास m की फ्री बॉडी डायग्राम बना के दो मुझे। हम खाली पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, इक्वेशंस बनेंगे, फिर कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो इस मास की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, पहले बताओ फोर्सेस कौन कौन से हैं, जरा यहीं पे दिखाओ फोर्सेस, यहीं पे बनाओ इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो mg होगा ऐसे डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को होता है ना परपेंडिकुलर। अगर ये अभी रेस्ट में है तो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है मगर नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन है ऐसे, फ्रिक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नहीं गिर रहा है नीचे। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। अब यहाँ तो प्रॉब्लम है ना, n के अपोजिट में कोई नहीं है, mg के अपोजिट में कोई नहीं है, तो यहाँ पे वेक्टर रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, याद रखो एक ही बार, ये जो n है ना बेटा, इस n की जो लाइन है ना, लाइन ऑफ एक्शन, इसको एक्सटेंड करते हैं, ऐसे किया एक्सटेंड। हमेशा याद रखो बेटा, ये जो थीटा है ना, ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना, ये एंगल हमेशा थीटा होगा, ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होता है, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, एक थ्योरम है आपकी शायद 9th क्लास में, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है ना, अगर आप उन दो लाइंस को परपेंडिकुलर्स डालोगे, जहां पे वो दो परपेंडिकुलर्स मीट करेंगे ना बेटा, वहां पे भी एंगल थीटा बनेगा। यही इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने आपको कहा, अगर ये थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे भी थीटा है। देखो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इस लाइन और इस लाइन में एंगल थीटा है, इस लाइन को आपने परपेंडिकुलर डाला, वो है ये mg। ये जो ये वाली लाइन है, इसको आपने परपेंडिकुलर डाला, वो ये है n। ये जो n है ना, n है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका परपेंडिकुलर n, इस लाइन का परपेंडिकुलर mg, जहां पे ये मीट करेंगे, यहाँ पे करा ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल उतना ही होगा जो इन दो लाइंस के बीच में था। अब हमेशा याद रखो, जब भी आप n को एक्सटेंड करते हो ना इंक्लाइनेड वेज पे, जो ये mg के साथ एंगल बनाता है वो वही होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी होगा। अब देखो क्या करेंगे काम, ये जो लाइन एक है, एक और लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है। अब कर लो रिजॉल्व, अगर ये mg है, बताओ यहाँ से कितना होगा, ये mg है तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, mg cos ऑफ थीटा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा बेटा, mg sin ऑफ थीटा। खत्म आपका mg, आपने mg को रिजॉल्व किया। अब आप आराम से कह सकते हो कि
कौन फोर्स किसके बराबर है। अब एन का अपोजिट है ना mg cos थीटा, एफ का अपोजिट कौन सा है mg sin थीटा, तो आप लिख सकते हो दिस एफ इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा एंड दिस एन इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, अगर आपका मास दिया होगा और ये थीटा दिया है, मास दिया है, जी का वैल्यू पता है, थीटा दिया है, तो आपका फ्रिक्शन निकलेगा। अगर इसी इक्वेशन से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg cos ऑफ थीटा के बराबर है। m दिया होगा, थीटा दिया होगा, तो आंसर निकाल सकेंगे आप। समझ आ रहा है बेटा? देखो यही प्रॉब्लम अगर ऐसे होगी, ऐसे बेटा अगर होगी यही प्रॉब्लम, यही है बेसिक प्रॉब्लम्स इसमें। मान लो ये बड़ा सा वेज बना लिया हमने, ठीक है, तो बेटा ये एंगल मान लो θ1, ये एंगल मान लो θ2, यहाँ पे पुल्ली एक, ठीक है, तो हम करेंगे काम, एक रस्सी यहाँ से, फिर एक ब्लॉक, इसका मास m1, यही रस्सी यहाँ से, यहाँ दूसरा ब्लॉक, इसका मास m2, ये m1 ये m2। जरा हमें m1 और m2 की फ्री बॉडी डायग्राम बना के दो। फोर्सेस दिखाओ, दिखाओ m1 के m1 पे कौन कौन सा फोर्स। बेटा यहाँ से mg m1g, यहाँ से आएगा नॉर्मल, इस नॉर्मल का नाम रखो n1। इस लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे तो ये अगर एंगल θ2 है बेटा, ये भी θ2 आएगा। फिर यहाँ से एक और लाइन ड्रा करो, इस लाइन पे, यहाँ से रस्सी है ना, तो यहाँ से खींचेगी, यहाँ से टेंशन होगा ऐसे, ठीक है। अगर फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है? देखो इस पे कितने फोर्सेस हैं, n1 नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से, वेट यहाँ से, टेंशन यहाँ से, फ्रिक्शन वहाँ से। जरा mg को रिजोल्व करो, mg जब mg को रिजोल्व करोगे ना तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, m1g साइन ऑफ θ1 सॉरी θ2, यहाँ से कितना आएगा बेटा, m1g cos ऑफ θ2। ठीक है, हमेशा याद रखो जो पैरेलल, जो mg का जो कंपोनेंट पैरेलल टू प्लेन आता है ना, ये वाला इंक्लाइनेड प्लेन, वो होता है mg sin थीटा, ये θ2 इसलिए θ2। इक्वेशन अगर लिखनी होगी बताओ क्या लिखोगे, ये n1 इसके बराबर, सो n1 विल बी इक्वल टू m1g cos ऑफ θ2। बनी एक इक्वेशन। इस डायरेक्शन में इक्वेशन देखो, ये अकेला होगा ना बराबर इन दो के, तो इसका मतलब t प्लस एफ विल बी इक्वल टू किसके बराबर, m1g साइन ऑफ θ2। बनी इक्वेशन। समझ आ रहा है बेटा? जरा इसी तरह इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आएगी। इस पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से, mg यहाँ से, टेंशन यहाँ से, फ्रिक्शन यहाँ से, और थीटा यहाँ पे जो है वो θ1 आएगा। जैसे इसका वैसे इसका, फिर इसकी अलग से इक्वेशंस, फिर कुछ डाटा दिया होगा, कुछ आपको निकालना होगा। ठीक है, तो बेटा बेसिकली आज की क्लास में मैंने कोशिश की खाली आपको ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है और ये जो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनानी है, कैसे फोर्सेस को मिला के हमको इक्वेशन बनानी है, बस ये जो इक्वेशन आपकी है ना, अगर आपने ये एक सही तरीके से बना ली, इसका मतलब आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्योंकि इक्वेशन बन गई, आपने कॉन्सेप्ट यूज किया, इक्वेशन बना ली, तो हो गया आपका, होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आज के क्लास में मैंने यही कोशिश की, पर मैंने वही प्रॉब्लम्स आपको सिखाई जो इक्विलिब्रियम में, जिनमें बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम्स अगर आप सीखोगे, फिर जाके आप एक्सेलरेटेड स्टेट वाली प्रॉब्लम्स भी करोगे। और आज वाली क्लास में मैंने आपको खाली बेसिक प्रॉब्लम जो है, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको आप बार बार देखो। अगले क्लास में बेटा अभी हम आगे जाएंगे ना, तो इसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं सोचना कि हम अभी बहुत ईजी छोटी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। मैंने कहा ना बेटा, बेसिक सीखोगे तभी जाके एडवांस पे आओगे। ठीक है, आप देखो इसका स्टैंडर्ड आगे बढ़ता जाएगा। हम आगे अभी तो बात ही नहीं है, ये तो ट्रेलर चल रहा है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो इंशाल्लाह ये आप स्टेप वाइज हर एक पॉइंट पे नज़र रखो, हर एक पॉइंट सीखते जाओ, फिर आगे आपको सब कुछ बेटा जो है वो आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।